सभी। तो आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें 11 से सॉल्व करना था। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो 11th क्वेश्चन है, ठीक है। जो 11th क्वेश्चन है तो यहाँ पर दिया गया है आपको कि द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट, ठीक है। तो 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि द मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसका मॉडल क्लास क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके लिए मॉडल क्लास के लिए यहाँ पे टेबल बना लेनी है लेस देन 10 से। तो 0 to 10 ये हो जाएगा हमारा मार्क्स, ठीक है। मार्क्स तो 0 से 10 में कितने हैं, 3 है। ये हो जाएगी इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टूडेंट्स। चल ये हो गया। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, 50 से 60, कहां तक आपको 80 तक दिया गया है ना, कितना है 60 तक, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपको यहाँ पे दिया गया है 12, ये है 27, ठीक है, और ये है 57, और ये कितना है 75, और ये कितना है 80। अब यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। हमें तो मॉडल क्लासेस निकालना है। कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं। तो मॉडल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो m इक्वल टू मोड इक्वल टू l प्लस, ठीक है, l प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस 2f2, ठीक है। यहाँ पे f1 माइनस f0, 2f1 माइनस f2 माइनस f0 इंटू h, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इससे हमें मॉडल क्लास निकालना है। तो मॉडल क्लास के लिए बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है ना। द मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 से, देखो 10 से 20 में तो ये आएगा नहीं, ठीक है। तो हमारा जो है 30 to 40, इसमें जो है ये मॉडल क्लास आ जाएगा 30 to 40 में, ठीक। उसके बाद है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। तो हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, तो इसके लिए नोट कर लीजिएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखो इसका जो है ना हाइट कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर हाइट हो गई। रेडियस इसकी कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। सीएससी ऑफ कोन, सीएससी ऑफ कोन, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई आर एल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर एल। अब देखो हमारे पास एल चाहिए, तो एल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया गया है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया प्लस आर 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49, ये हो जाएगा हमारे पास 625, और 625 से एल बाहर कितना आ जाएगा 25, 625 25 का स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है इंटू आर 7 इंटू एल 25, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 22, ठीक है। तो 5 टू 10 का 0 कैरी 1 2 टू 4 और 1 5, 2 5 का 10 का 0 कैरी 1 2 टू 4 और 1 5, 550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला यहाँ पर है, इसको हटा देना, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दिया गया, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,2√5 एंड -2,√5,0, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन देखिए, है ना।
ना। और इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट हो गया और इसका 0,2√5 ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट बी है ये, जिसका पॉइंट है -2√5, ये है पॉइंट। ठीक है, तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है AB। तो AB का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है तो वो ये है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके लिए x1 बेसिकली है कितना हमारे पास 0 माइनस x2 कितना है माइनस का इतना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 हमारे पास है 2√5, ये माइनस y1 हो गया इतना, माइनस y2 कितना है 0, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 का कोई मतलब है नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 + 20 40 हो जाएगा। 40 को हम लोग 2√10 लिख सकते हैं, है ना, 2√10 यूनिट। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिस्टेंस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्लियर है, तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, हटा दे रहे हैं। तो इस तरह से इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा करके इसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, ये जीरोस दिए गए हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास px पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए होता है x - a और एक ब्रैकेट में x - b। ठीक, तो हम इसमें यही रखते हैं x - a, यानी x माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 और x - b यानी 2/3। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -4/9। ठीक है, ये आ जाएगा, तो x² -4/9। ठीक है, x² -4/9। ठीक है, फिर इसमें ऑप्शन हो सकता है गलत हो गया हो, पर ये जो है सही है इसका आंसर में। ठीक है, इसमें ऐसा ऑप्शन है नहीं, पर इसको इसी तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके रूट्स दिए हैं, हम ये निकाल सकते हैं x² -4/9। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हो सकता है गलत हो गया हो। तो इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3, देन द मीन ऑफ द डाटा। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी मीन स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है जिसमें हर डाटा में कितनी वैल्यू इंक्रीज कर दी जा रही है 3। ठीक है, तो इसमें भी वैल्यू जो है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 3 इंक्रीज हो जाएगी हर एक वैल्यू में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप किसी भी ऑब्जर्वेशन में डाटा में क्या कर रहे हो, 3 इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी होल वैल्यू में भी कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये मीन और मीडियन का हो गया। अब देखो यहाँ पर दिया गया है 16th क्वेश्चन में, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P and probability of non happening of the event is denoted by Q, relation between P and Q। तो देखो प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला होता है कि कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी होने की और प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। देखो प्रोबेबिलिटी होने की ये होती है, प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी E0 होती है, इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, P, और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, Q। तो P + Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन ए इसका सही है। समझ आ रहा है, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है।
तो इस तरह से P प्लस क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको। ये तो फिर हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। तो यहां पर हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे सामने क्या क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गर्ल्स कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08, ठीक है। If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि उसने कितने टिकट बाउट किए हैं, खरीदे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, x। क्या लेट कर देंगे, x लेट कर लेते हैं। लेट सी बाउट टिकट, ठीक है। बी एक्स, तो एक्स टिकट उसने बांट किए हैं कितने हजार में, 6,000 में, और उसका जो लॉटरी टिकट है वो कितना जा रहा है, 0.08, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालो, उसको उधर वैल्यू एक्स इक्वल टू 0.08 इंटू 6,000, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसके डेसिमल हट जाएगा, तो 8 इंटू 60 यानी 480 आ जाएगा टोटल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, ठीक है। ये 80, ये टिकट आपको सामने ये दे रखा है, 80 टिकट हो जाएंगे। समझ आया? चलो इसको फिर नोट कर दो, हटा दें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कैनॉट स्विम इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट सी या ही कैन स्विम इज, ठीक है। यानी कितने टोटल पर्सन, 20%, कितने हैं, 20 टोटल पर्सन है, 20 टोटल पर्सन है, जिसमें 5 लोगों को स्विमिंग करना नहीं आता है। तो बचे कितने, ऐसे 15% है जिनको स्विमिंग करना आता है, ठीक है। ऐसे 15% है जिनको स्विमिंग करना आता है। इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट शी या ही कैन स्विम इज। अब अगर उनमें से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है जो कि स्विम कर सकता है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो भैया देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 15% ऐसे हैं जो कि स्विम कर सकते हैं, कितने में से, 20 में से। काट तो कितना है, तो 5 से काटोगे तो 5 से 15, 5 के 20, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई। 15% ऐसे हैं जो कि स्विम कर सकते हैं, कितने में से, 20 में से, ठीक है। तो 15/20 क्लियर है। चलो आगे देखो, फिर इसको हटा दो। अब ये असेशन एंड टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग करते रहेंगे, और ये भी उसी तरीके से है। फिर आप बहुत देखो क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन 19 to 20 असेशन स्टेटमेंट फॉलो स्टेटमेंट रीजन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो बहुत असेशन इस तरह से सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है पॉइंट 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस with the line 3x plus 2y equal to 4. The distance of point 0,2 from x-axis is 2 unit. देखो तो फिर ये गलत हो जाएगा ना, तो असर्शन क्या है आपका, the distance of point P 0,2 from x-axis is x-axis से distance कितनी है, 2 यूनिट। तो ये गलत है, रीजन आपका गलत है। The sum of the squares of two rational, रीजन इसका गलत है और आपका असर्शन सही है, ठीक। ये y एक्सिस से डिस्टेंस है ना, x एक्सिस से थोड़ी है, तो फिर गलत है। चलो देखो, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्या है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 ग्राफिकली।
ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है इस इक्वेशंस में। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट ए वाला, ठीक है, तो इस पॉइंट में सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4। मान लो ये हमारा पेयर एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो ग्राफ में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये है, ठीक है। x इक्वल टू 3, तो s 1 2 3 ये पॉइंट मिल गया हमें, और y इक्वल टू -4 यहाँ पे हो गया ये। तो इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है भाई। यहाँ पर पॉइंट आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया है 3, 0 ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया 0, -4 खत्म, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका। फिर आपको यूजिंग ग्राफिकली मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट, कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। बताना आपको ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सुनो, ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 0, -7 आपको ये दिया गया है। तो ये जो है कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मे और नॉट, कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। उसने बोल रखा है एक्स जेड जो है किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। देखो इसी क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बीसी, एक्स जेड जो है बीसी के पैरेलल है। ए जेड इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर, जेड सी आपको 2 सेंटीमीटर, बी एम 3 सेंटीमीटर एंड एम सी 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई फाइंड करना। सो जब ये लाइन देखो, जब एक्स वाई एक्स जेड पैरेलल है बीसी के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भैया ये वाला ट्राइंगल जो है सिमिलर होगा इसमें, यानी हम ये कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी एम, ये बोल सकता है, ठीक है। ये इसके पैरेलल है तो बोल सकते हैं, ठीक। तो ए एक्स यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास रिलेशन, ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम। बेसिकली हमें फाइंड किसका करना है, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, ठीक है। अब देखो ए एक्स का हमें रेशियो दिया गया है क्या, ए एक्स, और हमारे पास किसका रेशियो गिवन है, चलो देख लेते हैं। और ये हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एम। हमारे पास क्या है, एनसी कितना है, फाइंड द लेंथ एक्स वाई। ए एक्स हमें पता है क्या, नहीं, बीसी है, ए जेड है कितना 3 सेंटीमीटर, जेड सी कितना है 2 सेंटीमीटर, बी एम 3 सेंटीमीटर है, और एन सी 5 सेंटीमीटर है। तो रिलेशन में नहीं आया है, चलो इसको और आगे निकालते हैं। देखो ए एक्स जेड सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। देखो यहां से एक रिलेशन और आ सकता है हमारे पास, क्या आ सकता है, इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो कौन सा, ये इन ट्राइंगल ए एक्स जेड एंड ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ठीक है। तो ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू जेड एक्स अपॉन बी सी, ठीक है, और ए जेड अपॉन ए सी, ये है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रिलेशन दिया गया है, एक्स जेड के बारे में हमें पता है, ए जेड, ठीक है, एसी के बारे में पता है क्या, एसी के बारे में हमारे पास है क्या कुछ, ए जेड प्लस जेड सी मिला करके हो जाएगा, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई, ठीक। देखो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं,
अब इस रिलेशन को ले लो आप, और हम ले लेते हैं इस रिलेशन को, इन दोनों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है तो उसका मतलब ये दोनों भी बराबर ही होंगे। एक्स वाई अपॉन बी एम इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारे पास ए जेड अपॉन ए सी, ये हो गया। एक्स वाई हमें पता नहीं है, बी एम पता है, बी एम कितना है 3 सेंटीमीटर है। ए जेड पता है कितना है, ए जेड हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ए जेड हमें दिया गया 3, और ए सी कितना हो जाएगा 3 और जेड सी 2 5, ये उधर चला जाएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू 9/5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 और 5 इंटू जा, एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास 1.8, ठीक है। एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास 1.8, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, 1.8 आ जाएगा, समझ आ रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों की तैयारी पेपर के हिसाब से कि अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास 10 से 15 दिन और बचे हुए हैं शेष। तो अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं क्लास 10th में, 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट में अगर आपको देखा जाए तो अभी तो जनवरी 28 है आज, ठीक है, तो मान के चलते 15-16 दिन है आपके पास में, यानी पर सब्जेक्ट आपके पास 3 दिन बच रहे हैं, 3 दिन। तो अब तक की आपकी जो भी प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको समेटिए, ठीक है, पहले उसको रिवीजन करिए, और साथ ही साथ जिसपे अभी आपका ज्यादा वीक लग रहा है, जो ज्यादा टफ है आपकी, जिसमें कम प्रिपरेशन है, उस पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो 23 क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, ये आपको दिया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड आप इसकी क्या करें, स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी साइन थीटा और कॉस थीटा की, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1 आ जा रही है, समझ आ रहा है लोगों को। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1। चलो इसको नोट करो, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए जो यहाँ पर बी है, और इसका हम लोग देखेंगे बी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो बी है, कह रहा है इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा एंड कॉसेक बीटा। तो देखो यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है 1/√2, ठीक है। तो साइन अल्फा कॉसेक का उल्टा होता है, राइट। तो कॉसेक अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉसेक अल्फा इसका अपोजिट कर दो, तो कॉसेक अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2, ठीक है। अब यहाँ पर बचता है कॉसेक बीटा की वैल्यू आपको दी गई है, नहीं, कॉट बीटा की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। कॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, कॉट बीटा की वैल्यू √3 दी गई है। अब देखो इसके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ठीक, इसको इधर लेके आते हैं। तो सुनो, कॉट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा इधर √2, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर
बीटा माइनस 1 ये आ जाएगा। अब हम इसमें कॉसेक स्क्वायर बीटा की वैल्यू डालते हैं। कॉसेक स्क्वायर बीटा कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर, ठीक है, -1 √3 है कॉसेक स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ पे आप ये वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 में से माइनस हो गया, 2 बचा, √2 बचा, तो ये हो जाएगा कॉट बीटा की वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना था, कॉट बीटा की वैल्यू नहीं, हमें कॉसेक बीटा की वैल्यू फाइंड करना। कॉसेक स्क्वायर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर बीटा हमें चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा चाहिए, और इसको रूट में डालो तो इसका स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे √1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर √3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 और 1 4, यानी 2 बाहर आ जाएगा। कॉसेक बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉसेक बीटा की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, हमें किसका वैल्यू फाइंड करनी थी, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, तो इसकी वैल्यू रखोगे कितना, वहां पे कितना था, √2 प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा, √2 प्लस 2 खत्म है ना। कॉसेक अल्फा की वैल्यू कितनी है, √2, कॉसेक बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 प्लस √2 हो जाएगा इसका आंसर। चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, √2 आप बाहर निकालोगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 प्लस √2, ये बच जाएगा आंसर में। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो नोट कर लीजिए फिर इसको। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। फिर हमारे पास आता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सुनो यहाँ पर क्या करना है, 85 से आप क्या करो, 85 से 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 84, फिर 72 से आप 2 माइनस कर दो, आ जाएगा 70, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 84 कॉमा 70, इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा 4 2 2 और ये 35, फिर 2 से करोगे तो ये 2 जा 4 2 और ये 35। ठीक है, तो 3 से करोगे 3 7 जा और ये 35, 5 से करो तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 7, 7 से करो ये, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 और 5 का 60 60 यानी 420, इसका आंसर कितना आ जाएगा 420। ठीक है ना, 2 2 4 4 3 12 5 60 742 420 आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, चलो इसको नोट कर दो, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, a bag contains 4 red balls, 3 blue and 2 yellow balls है। ठीक है, one ball is drawn at random from the bag, find the probability that drawn ball is red and yellow। ठीक, सुनो, एक बैग है, ठीक है, तो ये बैग ले लेते हैं, चलो इस बैग में 4 रेड बॉल्स है, 4 रेड बॉल्स है ये, ठीक, 3 ब्लू बॉल्स है, चलो ब्लू ले लो 3, 1 2 3 ब्लू हो गई। ठीक, फिर कह रहा है 2 येलो बॉल्स है, तो 2 येलो बॉल्स ले लो। ठीक, अब टोटल बॉल्स इसके अंदर कितनी हो गई, टोटल बॉल्स अगर काउंट कर रहे हो यहाँ पे तो कितनी हो जा रही है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 बॉल्स हो गए है ना, 4 के साथ 2 कह रहा है पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल, तो रेड बॉल टोटल कितनी है 4, कितने में से 9 में से, तो 4 बटे 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। फिर हमें बतानी कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगी, मतलब येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सुनो देखो, येलो बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी हाँ, येलो बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, येलो बॉल, ठीक है, तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, येलो बॉल्स कितनी है,
टोटल 2 कितने में से 9 में से 2/9 मतलब ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे ओके, तो ये देखिए हमारे पास अब देखो यहाँ पर जो टोटल हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। ठीक है, दो नंबर्स के हाफ का जो डिफरेंस है वो 2 है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 30। फाइंड द नंबर। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है कि हाफ डिफरेंस लेट कर लेते हैं। पहले हमारे पास नंबर क्या है, लेट द नंबर बी x एंड y, x एंड y। ये दो नंबर है जिसमें x बड़ा है y छोटा नंबर है। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास। इन दोनों के हाफ का डिफरेंस x माइनस y, ये कितना दिया गया आपको 2 दिया गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, उधर ले लीजिए। तो x माइनस y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 4। ये इक्वेशन खत्म हो गई। ठीक, अब इसने बोला है कि जो द नंबर ऑफ द ग्रेटर नंबर, the sum of the greater number and twice the smaller number is 30। greater number और twice of the smaller number इसका सम कितना 30 है। ये इक्वेशन की इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y। सॉरी, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 और प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 30। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐसे करेंगे हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, ये 7 आ जाएगा। x की वैल्यू डालो, तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेते हैं, y की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 7 माइनस वाई इक्वल टू 4। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो सुनो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये ना हमें क्या फाइंड करना था, क्या बोला गया, ये आपका हो गया x और y की वैल्यू आ गई। फाइंड द नंबर, तो यही नंबर थे 7 और 3। समझ आया? ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर ले। और फिर आपको क्या दिया गया है, सुनो, कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, इससे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, देखो कि हम इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट √5 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया कि √5 जो है एक रैशनल नंबर है। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म का होना चाहिए, तो ये p/q के फॉर्म का होना चाहिए। इसमें p/q के फॉर्म में जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, वेयर p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, ये दोनों क्या है, इंटीजर है। हैविंग, इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है, हैविंग कॉमन फैक्टर
मान लिया 1 है इनके बीच का कॉमन फैक्टर, ठीक। तो अब सुनो इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड, तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई क्यू, 5 डिवाइडेड बाई क्यू पी स्क्वायर पी, ठीक है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, तो 5 डिवाइडेड बाई पी ऑल्सो, ठीक है। अगर 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो लेट से हमें अगर ये कुछ डिवाइड करेगा, पी को मान लो जो है 5 डिवाइड कर रहा है, तो हमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसको हम लोग लेट कर रहे हैं, मान लो सी मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p इक्वल टू 5c, क्वेश्चन फर्स्ट। अब p की वैल्यू को उठा करके हम इसमें रखते रहे, किसमें, फर्स्ट, यहाँ पे मान लो ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, इसमें रखते रहे। तो सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5c स्क्वायर। अब सुनो इसको 5 को इधर भेज दो, c स्क्वायर डिवाइड बाई 5, इधर भेज दिया, इधर क्या बचा, इधर बचा हमारे पास c स्क्वायर। अब 5 यहाँ पर किसको डिवाइड कर रहा है, q को, और 5 जो है q को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड बाई q, लेट से हमें कॉमन डिफरेंस मिला कि वो क्वेश्चन कितना मिला, d, ठीक है। तो q इक्वल टू कितना आ गया 5d। अब ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने ये माना था कि p एंड q के बीच कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। यहाँ पर p और q के बीच जो कॉमन फैक्टर आ रहा है ये 5c हो गया, q इक्वल टू कितना हो गया 5d। इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर कितना है, 5 आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमारी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के कारण ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है, बस प्रूफ हो गया, समझ आया, बताइए। तो यहाँ पर देखो हमने कैसे इसको प्रूफ किया, पहले तो हमने मान लिया कि जो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, यानी 5, हमने रूट 5 को मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म का होता है, p अपॉन q के फॉर्म का होता है, वेयर p एंड q क्या है, दो इंटीजर्स हैं जिनके बीच कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसका बहुत सारे स्क्वायरिंग किया तो इसका रूट हट गया, इसका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इस 5 को इधर इसके नीचे लेके आया तो p5 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है p को भी डिवाइड कर सकता है। अगर 5 जो है p को डिवाइड करेगा तो हमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा, वो हमने क्या लेट कर लिया है, c, ठीक है, c लेट कर लिया है, ठीक है। अब फिर अगेन हमने क्या किया, इसी 5 की वैल्यू को, p की वैल्यू को उठा करके क्वेश्चन फर्स्ट में रखा, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 25, यानी c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर पर 5 मिला। अब फिर से इसको अब इधर लेके आए तो इधर लेके जाएंगे q, अगर 5 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है q को भी डिवाइड करेगा, तो फिर से हमें कुछ क्वेश्चन पे मिलेगा, लेट्स से d, तो q इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, 5d आ जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं p और q के बीच का जो हमने स्टार्टिंग में कॉमन फैक्टर लेट किया था वो 1 था, पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 5। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था कि रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है, वो हमारी जो अजम्पशंस थी वो रॉन्ग थी, जिसके कारण यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नहीं बल्कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको सामने दिया गया है यहाँ पे, ठीक, ये सब हटा देंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक इसको अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के लिए भी, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें ताकि मैथ पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करें पेपर की, इससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रही है, और सभी सब्जेक्ट के